अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की सीरीज़ ऑफ लेक्चर में आज हम इफ़ एल्स इफ स्टेटमेंट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की इस सीरीज़ में हम इससे पहले इफ़ स्टेटमेंट और इफ़ एल्स स्टेटमेंट के बारे में पढ़ चुके हैं। इफ़ स्टेटमेंट में और इफ़ एल्स स्टेटमेंट में हमने जो कंडीशंस पढ़ी और जो स्टेटमेंट्स पढ़ी उनमें हम रिव्यू करते हैं और फिर हम इफ़ एल्स इफ़ को देखते हैं। सबसे पहले इफ़ स्टेटमेंट में जब हमने देखा तो उसमें सिर्फ एक सिंगल कंडीशन होती है और उस कंडीशन की बेस पर हम स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करते हैं। अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो फिर कोई काम नहीं होता, इसलिए हमने कहा था कि इफ़ स्टेटमेंट वन अल्टरनेटिव स्टेटमेंट है या वो वन कंडीशनल स्टेटमेंट है कि कंडीशन ट्रू होगी तो उसकी ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी या कंडीशन फॉल्स होगी तो फिर कोई काम नहीं होगा। फिर हमने उसके बाद इफ़ एल्स को पढ़ा। इफ़ एल्स में अगर कंडीशन ट्रू होती है तो इफ़ ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है और अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होते हैं। यहाँ पर आपके पास सिर्फ दो ऑप्शंस होते हैं, दो अल्टरनेटिव्स होते हैं, ट्रू की सूरत में या फिर फॉल्स की सूरत में, जबकि इफ़ स्टेटमेंट में हमारे पास सिंगल ऑप्शन होता है कि सिर्फ ट्रू होगी कंडीशन तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी वरना कोई काम नहीं होगा। अब हमारे पास रियल लाइफ में बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस आती हैं जहाँ पर हम मल्टीपल कंडीशंस या ऑप्शंस को देखते हैं, जहाँ पर आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं और उन मल्टीपल ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन के ट्रू होने पर, किसी एक कंडीशन के ट्रू होने पर हम स्टेटमेंट को या सेट ऑफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करते हैं। तो ऐसी तमाम सिचुएशन में हम इफ़ एल्स स्टेटमेंट को इफ़ एल्स इफ स्टेटमेंट को इस्तेमाल करेंगे। इफ़ एल्स इफ स्टेटमेंट को हम मल्टीपल इफ़ एल्स स्टेटमेंट भी कहते हैं। ये स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करते हैं या सेट ऑफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करते हैं फ्रॉम मल्टीपल कंडीशंस। इट इज़ सूटेबल व्हेन वी हैव मोर देन टू कंडीशंस। जब आपके पास दो कंडीशंस होंगी तो तब ये जो है वो स्टेटमेंट आपके लिए ज़्यादा सूटेबल होगी। अगर सिर्फ आपके पास टू कंडीशंस हैं तो फिर आप इफ़ एल्स को यूज़ करते हैं और अगर मोर देन टू कंडीशंस हैं तो फिर हम इफ़ एल्स इफ स्टेटमेंट को इस्तेमाल करते हैं। इफ़ एल्स इफ स्टेटमेंट का सिंटैक्स जब हम देखते हैं तो उसमें हमारे पास क्योंकि मल्टीपल कंडीशंस होती हैं, उन मल्टीपल कंडीशंस में से पहले नंबर पर हम इफ़ के साथ कंडीशन नंबर 1 को टेस्ट करेंगे। अगर कंडीशन नंबर 1 ट्रू हो जाती है तो इस कंडीशन के ट्रू होने पर दीज स्टेटमेंट्स वुड एग्जीक्यूट इफ़ द कंडीशन 1 इज़ ट्रू। और अगर कंडीशन 1 ट्रू नहीं है, फॉल्स है, तो फॉल्स होने पर हम एल्स पोर्शन में आते हैं। यहाँ एल्स पोर्शन में हमने इफ़ के साथ एक और कंडीशन को लगाया हुआ है। अगर कंडीशन नंबर 2 जो है वो ट्रू हो जाती है तो इस बिगिन और इस एंडिंग ब्रैकेट के दरमियान में ये जो कुछ स्टेटमेंट्स लिखी होंगी वो सब की सब कंडीशन 2 के ट्रू होने पर एग्जीक्यूट हो जाएंगी। और अगर कंडीशन 2 भी ट्रू नहीं है तो फिर हम एल्स में आकर इफ़ लगा के कंडीशन नंबर 3 लगाएंगे। अगर कंडीशन नंबर 3 जो है वो ट्रू हो जाती है, उसकी कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाती है, तो फिर बिगिन और इस करली ब्रैकेट के बिगिन और इस एंडिंग करली ब्रैकेट के दरमियान में अगर कंडीशन नंबर 3 जो है वो ट्रू हो जाती है तो उसकी तमाम की तमाम स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो जाएंगी। और इसी तरह से हम अगर कंडीशन 3 फॉल्स हो जाती है तो एल्स में कंडीशन 4 को चेक करेंगे, कंडीशन 5 को चेक करेंगे, कंडीशन 6 को चेक करेंगे। इस तरह से हम मल्टीपल कंडीशन या nth कंडीशन तक चेक कर सकते हैं। और अगर तमाम कंडीशंस, कंडीशन 1, कंडीशन 2, कंडीशन 3 एंड कंडीशन n, अगर तमाम ये कंडीशंस फॉल्स हो जाती हैं तो लास्ट में जो एल्स होगा उसकी एक ओपनिंग करली ब्रैकेट और क्लोजिंग करली ब्रैकेट के दरमियान जितनी भी स्टेटमेंट्स होंगी, दीज स्टेटमेंट्स वुड एग्जीक्यूट इफ़ ऑल कंडीशंस रिटर्न फॉल्स वैल्यू। अगर तमाम कंडीशन की वैल्यू फॉल्स रिटर्न होती है तो फिर ये एल्स वाली जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होती है। तो इस तरह से हमने देखा सिंटैक्स में कि हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस हैं और मल्टीपल कंडीशन में से जो कंडीशन ट्रू होगी उसका ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा और बाकी तमाम कंडीशंस को बाकी तमाम कंडीशंस को और उनकी स्टेटमेंट्स को स्किप कर देगा। और अगर वो कोई कंडीशन ट्रू नहीं होती है, तमाम कंडीशन का रिजल्ट फॉल्स आता है, तो हम लास्ट वाली एल्स स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करते हैं। आगे बढ़ते हुए इसका फ्लो चार्ट देखते हैं। फ्लो चार्ट में ये देखें, ये
एरो रिप्रेजेंट कर रहा है कि हम आ रहे हैं ऊपर से स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करते हुए, और यहाँ पर हमारे पास इस डायमंड साइन के अंदर टेक्स्ट एक्सप्रेशन 1 या कंडीशन 1 मेंशन की गई है। अगर कंडीशन नंबर 1 ट्रू हो जाती है, उसका रिजल्ट यस या ट्रू की सूरत में आता है, तो स्टेटमेंट नंबर 1 एग्जीक्यूट करेंगे। और यहाँ से हम देखें कि हम स्टेटमेंट जस्ट बिलो इफ एल्स, यानी इस पूरे स्ट्रक्चर के बाद जो भी नेक्स्ट स्टेटमेंट होगी हम वहाँ पर आ जाएंगे। ये पोर्शन पूरे का पूरा जो है, ये सारे का सारा पोर्शन स्किप कर दिया जाएगा। अगर कंडीशन 1 का टेस्ट एक्सप्रेशन जो है वो फॉल्स हो जाता है, यानी नो रिजल्ट आता है या फॉल्स रिजल्ट आता है, तो हम टेस्ट एक्सप्रेशन 2 को चेक करेंगे। अगर येस है या ट्रू है तो उसकी स्टेटमेंट 2 को एग्जीक्यूट करेगा और फिर बाहर आ जाएगा। फॉल्स होने की सूरत में कंडीशन 3 को चेक किया जाएगा। अगर कंडीशन 3 जो है वो ट्रू होती है तो उसकी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करके बाहर आ जाएगा। और इस तरह से तमाम कंडीशंस अगर फॉल्स हो जाती हैं तो बॉडी ऑफ एल्स, जो लास्ट में हमने सिंटैक्स में जो देखा था, सिंटैक्स में हमने देखा था लास्ट में, ये देखें एल्स, अगर तमाम कंडीशन फॉल्स होती हैं तो ये एल्स वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ फ्लो चार्ट में देखें कि अगर ये तमाम टेस्ट कंडीशंस फॉल्स हो जाती हैं तो ये जो बॉडी ऑफ एल्स स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगी और उसके बाद हम इस स्ट्रक्चर से एग्जिट हो जाएंगे। तो आपने सिंटैक्स देख लिया, उसका फ्लो चार्ट देख लिया। अब हम एक एग्जाम्पल प्रोग्राम के ज़रिए से इसको समझते हैं। ये सबसे पहले हमने हैश इंक्लूड एंगल ब्रैकेट के दरमियान स्टैंडर्ड io.h स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल का नाम लिखा। उसके बाद फिर हमने प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव इंक्लूड में conio.h कंसोल इनपुट आउटपुट.h हेडर फाइल का नाम लिखा। ये दोनों हेडर फाइल हमें इंक्लूड इसलिए कराई ताकि printf और scanf अगर हम अपने प्रोग्राम में यूज़ करें तो उसके लिए stdio.h हेडर फाइल होती है और उस पर कोई एरर नहीं आएगा। और conio.h हेडर फाइल clr/scr और getch के लिए इस्तेमाल हो रही है। अगर हम clr/scr और getch अपने प्रोग्राम में यूज़ कर रहे हैं तो फिर conio.h इंक्लूड करना लाजमी होगा, वरना इसके ऊपर एरर आ जाएगा। तो इसलिए हम प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव इंक्लूड की मदद से इन दो हेडर फाइल को अपने प्रोग्राम में शामिल कर लेते हैं और हमारा सोर्स कोड मॉडिफाई हो जाता है इन दो हेडर फाइल की मदद से। उसके बाद हमारे प्रोग्राम के बेसिक स्ट्रक्चर का दूसरा हिस्सा, जिसको हम मेन फंक्शन का नाम देते हैं, ये मेन फंक्शन इसका नेम है। यहाँ पैरेंथेसिस लगी हुई है, ये खाली पैरेंथेसिस रिप्रेजेंट कर रही हैं कि मेन फंक्शन हमसे कोई वैल्यू एज अ पैरामीटर नहीं लेगा। और मेन से पहले वाइड का मतलब है फंक्शन मेन हमें कोई वैल्यू रिटर्न भी नहीं करेगा। अच्छा, यहाँ पे हम जो प्रोग्राम बना रहे हैं वो टर्बो सी के हवाले से है। हमारे पास इसके अलावा डेव सी भी होता है, कोड ब्लॉक भी होता है। वहाँ पे मोस्टली आप देखेंगे कि वाइड की जगह यहाँ पर लफ्ज़ इंट लिखा हुआ होगा और यहाँ आखिर में गेट सी एच की बजाय रिटर्न 0 लिखा हुआ होगा। मेन फंक्शन से पहले इंट लिखा हुआ होगा और यहाँ गेट सी एच से पहले रिटर्न 0 या गेट सी एच वाली जगह पर रिटर्न 0 लिखा हुआ होगा। लेकिन टर्बो सी में यहाँ पे हम वाइड लगा देते हैं, मतलब मेन फंक्शन हमें कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा, इसलिए हमें रिटर्न 0 लगाने की ज़रूरत नहीं होती। तो हमारे प्रोग्राम के बेसिक स्ट्रक्चर का ये पहला हिस्सा प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव हो गया, दूसरा हिस्सा ये मेन फंक्शन हो गया। इस ओपनिंग करली ब्रैकेट और इस क्लोजिंग करली ब्रैकेट के दरमियान ये जो कुछ हमने लिखा हुआ देखा है, ये हमारे प्रोग्राम की स्टेटमेंट्स हैं। अब इन स्टेटमेंट में सबसे पहले जो स्टेटमेंट है वो है क्लियर स्क्रीन, CLR/SCR। मॉनिटर स्क्रीन पर अगर प्रोग्राम पहले कोई एग्जीक्यूट हुआ है और उसकी आउटपुट शो हो रही है तो क्लियर स्क्रीन फंक्शन क्या करेगा, उस पहले वाली आउटपुट को क्लियर कर देगा। उसके बाद हमने इंटीजर डेटा टाइप का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया। इसमें सबसे पहले डेटा टाइप लिखते हैं, उसके बाद वेरिएबल नेम और फिर सेमीकोलन डालते हैं। यहाँ पर एक वेरिएबल n डिक्लेयर हो गया। printf स्टेटमेंट एक आउटपुट स्टेटमेंट है। यहाँ पर हम scanf से पहले printf यूज़ कर रहे हैं, जिसमें हम scanf में इनपुट की जाने वाली वैल्यू के बारे में लिखेंगे कि हम कौन सी वैल्यू इनपुट करने जा रहे हैं। डबल इन्वर्टेड कॉमास में printf में हमने एक स्ट्रिंग या एक टेक्स्ट लिखा, एंटर एनी नंबर टू चेक नंबर इज़ पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर या 0। डबल कोट्स क्लोज किए, ब्रैकेट क्लोज की और सेमीकोलन लगा दिया। scanf में हमने %d, ये हमारा फॉर्मेट स्पेसिफायर है, क्योंकि n हमारे पास इंटीजर वेरिएबल है इसलिए हमने यहाँ पर %d को यूज़ किया हुआ है। और उसके बाद कॉमा लगाकर हमने
n वेरिएबल के साथ उसका एड्रेस ऑपरेटर मेंशन कर दिया। ये स्कैन एफ स्टेटमेंट का सिंटैक्स है। उसके बाद हमारे पास जो वैल्यू इनपुट हो गई है, अब हम इस वैल्यू को चेक करेंगे कि ये पॉजिटिव नंबर है, नेगेटिव नंबर है या ज़ीरो नंबर है। तो यहाँ पर हमारे पास तीन पॉसिबिलिटीज़ हैं, इसलिए हम यहाँ पर इफ़ एल्स इफ स्टेटमेंट यूज़ करेंगे। इफ़ n के अंदर जो वैल्यू है अगर वो ग्रेटर देन ज़ीरो है तो प्रिंट एफ में हम लिख देंगे योर नंबर इज़ पॉजिटिव। एल्स अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो इस एल्स में आकर आगे एक और कंडीशन को चेक करेगा। अगर हमारा नंबर ज़ीरो से छोटा है योर नंबर इज़ नेगेटिव प्रिंट हो जाएगा, और अगर हमारा नंबर ज़ीरो से बड़ा भी नहीं है, ज़ीरो से छोटा भी नहीं है, तो इस एल्स में हम मेंशन कर देंगे आपने जो नंबर एंटर किया हुआ है वो ज़ीरो है। उसके बाद ये हमारे पास जो तीन पॉसिबिलिटीज़ थी वो हमने लिख ली, गेट सी एच लगाया, सेमी कॉलन, और उसके बाद एंडिंग ब्रैकेट लगा दी। अब हम टर्बो सी को ओपन करके उसमें इसी प्रोग्राम को टाइप करेंगे और टाइप करने के बाद हम उसको एग्जीक्यूट करेंगे। ये हमारे पास जो प्रोग्राम आपने देखा पीछे वो प्रोग्राम यहाँ पे टाइप किया हुआ है। देखिए वही प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स हैं, हैश इंक्लूड stdio.h conio.h मेन फंक्शन क्लियर स्क्रीन, वेरिएबल इनपुट, वेरिएबल बनाया उसको इनपुट कर दिया। अगर वेरिएबल की वैल्यू ज़ीरो से बड़ी है तो पॉजिटिव, एल्स इफ में ज़ीरो से छोटी है तो नेगेटिव, वरना ज़ीरो, गेट सी एच और एंडिंग ब्रैकेट। हम इसको कंपाइल करेंगे। कंपाइल करने के लिए हम कंपाइल ऑप्शन पे जाके या Alt F9 कीबोर्ड से आप प्रेस कर सकते हैं। देखें जब हमने कंपाइल किया तो बता रहे हैं टोटल जो लाइंस कंपाइल हो रही हैं वो 470 लाइंस है, लेकिन यहाँ पर हमने हार्डली 15 या 16 लाइंस लिखी हैं। बाकी जो इसके अंदर कोड आया है वो आपकी हेडर फाइल्स का कोड आया है। तो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स जब हेडर फाइल को इंक्लूड करते हैं तो आपका सोर्स कोड मॉडिफाई हो जाता है। कोई एरर नहीं है, कोई वार्निंग नहीं है, प्रेस एनी की। इसके बाद हम इसको रन करेंगे, कंट्रोल F9 या रन मेन्यू में जाकर रन कमांड पे क्लिक करेंगे, ये प्रोग्राम रन हो जाएगा। ये देखें स्कैन एफ से पहले जो हमने प्रिंट एफ लिखा उसके अंदर लिखा हमने एंटर एनी नंबर टू चेक नंबर इज पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो। तो यहाँ पे हम कोई सा भी नंबर इनपुट करके चेक करेंगे। मैंने 9 दिया, 9 देने के बाद जैसे हम एंटर करेंगे हमारे कंप्यूटर ने बता दिया कि आपने जो नंबर एंटर किया वो पॉजिटिव नंबर है। इस प्रोग्राम को हम एक दफ़ा फिर रन करते हैं। अब हम कोई नेगेटिव नंबर दे देते हैं, -6 दे दिया, योर नंबर इज़ नेगेटिव। और अब हम थर्ड टाइम के लिए इसको रन करते हैं और हम 0 पुट कर देते हैं और चेक करते हैं कि वाकई हमारा प्रोग्राम सही है। इसको टेस्ट करते हैं, जी नंबर इज़ 0। जब हमने 0 इनपुट किया, जब हमने 9 दिया तो वो पॉजिटिव नंबर था, नेगेटिव नंबर दिया तो उसने बता दिया आपने नेगेटिव नंबर एंटर किया। अब हमने 0 इनपुट किया तो प्रोग्राम हमें बता रहा है कि आपने जो नंबर एंटर किया है वो 0। तो ये हमारा प्रोग्राम टेस्ट हो गया, उसमें हमने तीनों उसकी पॉसिबिलिटीज़ को इनपुट करके चेक कर लिया। दोबारा हम तो प्रोग्राम हमारा एग्जीक्यूट हो गया। उसके बाद आपने स्टूडेंट के मार्क्स, आपको एक असाइनमेंट दे रहा हूँ, आपने करना ये है कि स्टूडेंट के मार्क्स इनपुट करने हैं और चेक करना है कि स्टूडेंट का ग्रेड कौन सा है। अगर उसके मार्क्स 80 से अबव हैं तो ए ग्रेड, अगर 70 से अबव है तो बी ग्रेड, अगर 60 से अबव है तो सी ग्रेड, और अगर 50 से अबव है तो डी ग्रेड, और अगर 50 से बिलो है तो ग्रेड एफ हो जाएगा। तो हम इसको एक दफ़ा क्विकली ओवरव्यू कर लेते हैं। जो कुछ हमने पढ़ा, हमने स्टार्ट किया कि इफ़ एल्स इफ़ मल्टीपल कंडीशंस के लिए इस्तेमाल होती है। जब हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस हो, मल्टीपल कंडीशंस हो, मल्टीपल अल्टरनेटिव्स हो, तब हम इफ़ एल्स इफ़ स्टेटमेंट को इस्तेमाल करते हैं। उसके सिंटैक्स में हमने देखा कि अगर कंडीशन 1 ट्रू है तो उसका ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, वरना फॉल्स होने पर सेकंड कंडीशन को चेक किया जाएगा। इस तरह से हम मल्टीपल कंडीशंस को चेक करते आएंगे। अगर कोई एक कंडीशन भी ट्रू होगी तो उसका ब्लॉक या उसकी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी और बाकी तमाम स्टेटमेंट्स को स्किप कर दिया जाएगा। और अगर तमाम कंडीशंस फॉल्स होंगी तो जो लास्ट में एल्स की स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगी। फिर हमने एक प्रोग्राम बनाया, उस प्रोग्राम को रन करके देखा, उसमें हमने सैम्पल डेटा दिया और प्रोग्राम के आंसर को हमने चेक किया कि वाकई हमारा प्रोग्राम हमें बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहा है। तो ये था जी आज का लेक्चर। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई बात समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।